हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीएचएफ के बारे में, जिसे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है सीएचएफ का कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। तो सीएचएफ आपका एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट जो है इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना बॉडी की ज़रूरत है। अगर उतना ब्लड आपका हार्ट पंप नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है उतना अमाउंट ब्लड का पंप करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं सीएचएफ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। या सीएचएफ इज द कंडीशन इन विच हार्ट फेल्स टू पंप द इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड टू सपोर्ट द बॉडी नीड। जितनी भी बॉडी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उतने अमाउंट में अगर आपका हार्ट ब्लड को नहीं पंप कर पाता है तो आपका सीएचएफ कहलाता है। और जो ब्लड आपका पंप होता है ये किसके कारण होता है? जब आपका राइट आर्टरियम से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसके बाद ये आपके वेंट्रिकल्स में आता है। ये जो मोटी सी मसल्स दिख रही है इसको बोलते हैं मायोकार्डियल या मायोकार्डियक मसल, या पुरकिंजे फाइबर्स भी इसी को बोलते हैं। जब यहाँ से पेस मेकर से ऐसे नोड से तीनों आर्टरियल नोड जो होता है इंपल्स जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स, तब ये वेंट्रिकल्स आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव करता है, और जब रिलैक्स होता है तो ब्लड आपका नीचे की तरफ आता है। आर्टरियम वाले पोर्शन से ब्लड आपका इस वेंट्रिकल में आता है जब वेंट्रिकल आपका रिलैक्स होता है। जो मायोकार्डियक मसल है ये रिलैक्स होती है तब ब्लड उसमें फिल हो जाता है। उसके बाद जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड आपका बाहर जाता है। तो इसमें आपका दो टाइप का डिस्फंक्शन हो सकता है। सीएचएफ आपका दो पोर्शन से हो सकता है। पहला आपका होता है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होगा? ये वेंट्रिकल्स जो हैं, ये आपका जो मोटी सी मसल दिख रही है, जो वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं। ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ये डायलेट हो जाएंगे, इसका मतलब ये आपके रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम डायलेट हो जाएंगे, जिससे ये फेल हो जाते हैं इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो इसमें हो रहा था वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, प्रॉपर इंपल्स का जनरेशन नहीं होता, तो ये वेंट्रिकल्स आपके डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड आपका उतने अमाउंट में बाहर नहीं जाएगा, उतने अमाउंट में रोटा में नहीं जाएगा, तो बॉडी के पास कम ब्लड पहुंचता है। तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन का मतलब वेंट्रिकल्स आपके डायलेट हो जाते हैं, जिससे आपका हार्ट अनेबल हो जाता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। दूसरा आपका होता है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में ये होता है कि वेंट्रिकल्स की जो वाल्व है, ये जो वेंट्रिकल्स है, ये आपको वेंट्रिकल्स दिख रहा है, इसकी जो वाल है, जो आंतरिक लेयर है, ये इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इसकी वाल जो है ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये वाल अगर मोटी हो जाएगी तो ये आपका प्रॉपर रिलैक्स कंडीशन में हो जाएगा। ये जो आपका जो वाल है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है वेंट्रिकल्स की, चाहे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे आपका राइट वेंट्रिकल हो, इसकी जो वेंट्रिकुलर वाल होती है वो थिक हो जाती है, जिससे ये आपका अनेबल होता है रिलैक्स करने में। इसमें रिलैक्स नहीं हो पाता है, इसकी वाल जो है ये थिक हो जाती है, फिर ये प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाता, और रिलैक्स नहीं कर पाता जिसमें ब्लड आ ही नहीं पाता है। तो ये आपका डिस्टोलिक डिस्फंक्शन कहलाता है। एक आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन जिसमें आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिससे आपका ब्लड पंप नहीं हो पाता। दूसरा आपका डायस्टोलिक डिस्फंक्शन जिसमें आपकी जो वेंट्रिकल्स है इसकी वाल जो है ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे इसमें रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, और रिलैक्स नहीं होती है तो ब्लड आता नहीं है, तो ब्लड आपका पंप नहीं होता है। ये रहा थोड़ा सा कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। अब हम बात करते हैं आपका इसमें यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर जो होता है, इसको ट्रीट करने के लिए आपकी दवाएं जो दी जाती हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो पहला आपका होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है आपका, जिसमें दो ड्रग्स आती हैं ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जो आपके नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जिसमें डिजिटेलिस नाम का एक प्लांट होता है जिससे दो ड्रग ऑब्टेन की जाती हैं। एक डिजिटेलिस नाम का प्लांट होता है जिससे दो ड्रग ऑब्टेन की जाती हैं। पहला आपका डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन, और दूसरी ड्रग जो होती है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन आपके ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं, ये आपके ग्लाइकोसाइड होते हैं जो आपके सीएचएफ में यूज किए जाते हैं। डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन जो कि डिजिटेलस से ऑब्टेन होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो कार्डियक मसल की जो मेम्ब्रेन है, मान लो ये आपकी कार्डियक मसल की एक मेम्ब्रेन है, तो इस पे आपका एक चैनल पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। ये आपका कैल्शियम चैनल होता है,
और दूसरा आपका यहाँ पे आपका एक चैनल और होता है जिस पे आप इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल या सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल। तो अगर डिजिटैलिस देते हैं यहाँ पे, जो डिजिटैलिस आपका ड्रग है, अगर इसको दे देंगे डिजिटैलिस से ऑब्टेन होने वाली ड्रग को, तो ये क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देगा। सोडियम और पोटेशियम जो है इसको क्या करता है, मेम्ब्रेन से बाहर कर देता है। सोडियम और पोटेशियम आयन आपका मेम्ब्रेन से बाहर हो जाता है। ये जो K+ आयन है सोडियम और पोटेशियम मेम्ब्रेन से बाहर हो जाता है। ये क्या करता है, इस एटीपेज चैनल को ब्लॉक कर देता है। डिजिटैलिस इस चैनल को ब्लॉक कर देता है और कैल्शियम चैनल से क्या करता है, कैल्शियम की एंट्री करवा देता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। ये कैल्शियम आयन आपका जो है जाके बाइंड कर लेता है ट्रोपिन के साथ, ट्रोपिन के साथ बाइंड करता है और आपका बना लेता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ये आपका कैल्शियम आयन जाके ट्रोपिन से बाइंड करता है और बना देता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है आपकी बॉडी में इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को। ये जो मसल्स है, ये जो आपको मसल्स दिख रही है इधर बनाए हैं, कैल्शियम की एंट्री होती है, ये जाके ट्रोपिन से बाइंड करता है और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि इंक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल या फिर आपका मायोकार्डियक मसल। जो आपकी ये मोटी सी मसल्स पाई जा रही है वेंट्रिकल्स की, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है। और जो वेंट्रिकल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है तो जो डायलेट होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो आपका ब्लड यहाँ तेजी से मूव करने लगता है और हम CHF को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि CHF ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। लेकिन आपका अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड देंगे तो ये क्या करता है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन को इससे बाहर कर देगा, इस चैनल को ब्लॉक कर देगा और कैल्शियम की एंट्री करवा देता है इनसाइड द मायोकार्डियक मसल। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होगी आपका ट्रोपिन से बाइंड करेगा और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि इंक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाता है, जिससे जब ये वेंट्रिकल्स तेजी से कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपका ब्लड ज्यादा मात्रा में इस हार्ट से बाहर जाता है और पूरी बॉडी तक पहुंचने लगता है। ये आपके होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। दूसरा अगर क्लास देखा जाए तो दूसरा क्लास जो होता है इसका डाईयूरेटिक्स का होता है। डाईयूरेटिक्स डाईयूरेटिक्स को भी हम यूज करते हैं कार्डियक, ये आपका कंजस्टिव हार्ट फेल्योर अगर हो जाए आपका, तब डाईयूरेटिक्स यूज करते हैं। डाईयूरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं, यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसका मतलब यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे आपका मान लीजिए एक ब्लड वेसल्स है, इसमें ज्यादा मात्रा में ब्लड अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में अगर ब्लड प्रेजेंट होगा, ज्यादा इसका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, तो हार्ट को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। उतना अमाउंट ऑफ जब ब्लड पंप करेगा तो ये ब्लड आपका आगे की तरफ मूव करेगा, तो हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट आपका फेल हो जाता है इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका इस जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इस ब्लड के वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर दें, ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज कर दें, जिससे जो हार्ट पे फोर्स ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है वेंट्रिकल्स को ब्लड को पहुंचाने के लिए, वहां पे थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़े। ये क्या करता है, डाईयूरेटिक्स दे देते हैं। डाईयूरेटिक्स यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ये किडनी पे काम करते हैं, जो आपका लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले का मतलब जो आपका ऐसे चैनल जिसपे पाए जाते हैं जहां पे सोडियम और क्लोराइड का जो रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है उसको डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये सब आपका किडनी जल्दी जल्दी इनको फिल्टर करती है, इन आयंस को, मिनरल्स को, और ये ज्यादा मात्रा में आपके रिलीज होते हैं और जाके यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ब्लड से ज्यादा जो आपके वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, ये डाईयूरेटिक्स क्या करता है। इसमें ड्रग का एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपका फ्यूरोसेमाइड है, फ्यूरोसेमाइड हो गया, या फिर आपका थायाजाइड हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये क्या ब्लड का जो फिल्ट्रेशन रेट है उस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देंगे, रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है और ब्लड से आपका वाटर कंटेंट या वाटर सॉल्युबल साल्ट जितने होते हैं बॉडी से बाहर हो जाते हैं और ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे आपका हार्ट को कम फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। इससे भी हम CHF को ठीक कर सकते हैं। ये आपका डाईयूरेटिक्स कहलाता है, जिसकी एग्जाम्पल है आपके फ्यूरोसेमाइड और आपका थायाजाइड।
तीसरा क्लास अगर देखें ड्रग का जो आपके इस CHF के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, जिसमें आपका आता है रास इनहिबिटर। रास इनहिबिटर, रास इनहिबिटर या फिर इसी को हम बोल सकते हैं AC इनहिबिटर। AC इनहिबिटर, रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर या फिर ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जिसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो आपका कैप्टोप्रिल हो जाता है, कैप्टोप्रिल या फिर इनालाप्रिल, इनालाप्रिल। अब ये दो ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि आपका लंग्स से रिलीज होता है। अगर आपकी बॉडी में हाइपोटेंशन हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है इसमें आपका ब्लड कम जाएगा, बीपी जो है डिक्रीज हो जाता है। बीपी डिक्रीज होता है तो किडनी जो होती है आपकी, किडनी के पास आपका कम ब्लड पहुंचता है, यहाँ पे कम ब्लड पहुंचता है तो किडनी एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन जब रिलीज होता है इस ब्लड में पहुंचता है तो लीवर से आपका रिलीज हो जाता है, लीवर से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंजियो एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट रहता है। अब जब रेनिन रिलीज हो जाता है तो रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बनता है। फिर जो आपका लंग्स होता है, लंग्स एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे बोलते हैं ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड जो बनता है ये अपने रिसेप्टर पे जब भी बाइंड करता है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और बीपी बढ़ जाएगा तो ज्यादा ही मात्रा में यहाँ पे ब्लड आता रहेगा, एक बार वेंट्रिकल्स आपका कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दोबारा से तुरंत फिर ब्लड आ जाएगा, बीपी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। और बीपी बढ़ जाता है तब भी आपको CHF वाली कंडीशन आ सकती है। इसलिए यहाँ पे हम देते हैं रास इनहिबिटर या रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर या फिर AC इनहिबिटर। ये जो आपका लंग्स से एंजाइम रिलीज होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जैसे ही बनता है ये आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और बीपी आपका बढ़ जाता है। अगर हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा और बीपी आपका डिक्रीज रहेगा। तो ये CHF में आपका AC इनहिबिटर भी दिया जाता है, इसका मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दिया जाता है जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। तो अगर इस एंजाइम को ही हम इनहिबिट कर देंगे तो आपका ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, रिलैक्स होंगी। और ब्लड वेसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगे तो बीपी आपका डिक्रीज हो जाएगा और हम CHF को ट्रीट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो रास इनहिबिटर भी दिया जाता है या रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर भी बोलते हैं। तीसरा क्लास जो होता है आपका जिसमें हम इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर देते हैं इसमें, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर ऐसे एजेंट होते हैं जो बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं। जब एड्रीनलिन रिलीज होता है जो कि आपका एक्साइटेशन वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रीनलिन रिलीज होता है तो यहाँ पे काम करता है, वो इस यसे नोड पे काम करता है, पेसमेकर पे काम करता है, यहीं पे बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो बीटा रिसेप्टर से जब भी एड्रीनलिन बाइंड करता है ये क्या करता है, इम्पल्स जो जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन वाली इम्पल्स जो जनरेट होती हैं वो बहुत फास्ट जनरेट होती है, यहाँ से इम्पल्स ज्यादा जनरेट होती है जिससे आपका वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्स्टिट और रिलैक्स जल्दी जल्दी करता है। इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर एड्रीनलिन बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वेंट्रिकल्स आपका जल्दी जल्दी कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करता है, आपकी सिचुएशन टैकीकार्डिया की तरफ चली जाती है। तब आपका हार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आपका कंफ्यूज हो जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को ये पंप करे, ये फेल हो जाता है, फिर ओवरलोड पड़ जाता है इतना ज्यादा कि वेंट्रिकल्स आपका जल्दी जल्दी कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होता है, जिससे जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पाता है। तो इस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, पेसमेकर पे काम करेंगे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे जिससे एड्रीनलिन बाइंड ना होने पाए और आपका इस CHF को हम ट्रीट कर लें। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें आपका एटनोलॉल होता है, एटनोलॉल ये ड्रग हो गई, या फिर प्रोप्रेनोलॉल होती है, प्रोप्रेनोलॉल या फिर मेटोप्रोलॉल,
ये सब ऐसी ड्रग्स हैं जो बीटा ब्लॉकर हैं, ये क्या करती हैं, इस पेस मेकर के बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं और इसके कॉन्ट्रैक्शन रेट को, जो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, इस हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती हैं, जिससे आपका हार्ट जो है नॉर्मल कंडीशन में आके कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन देता है, जिससे इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचता रहता है। दूसरा, अगर 3 क्लास हो गया, चौथा क्लास का अगर ड्रग देखा जाए तो इसमें आपका होता है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर नाम ही इंडिकेट कर रहा है, वैसोडाइलेटर्स ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जैसे मान लो बॉडी को पूरा ब्लड नहीं पहुंचा पाता है आपका हार्ट, उसी को बोलते हैं CHF, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड नहीं पहुंचता है। हो सकता है आपकी ब्लड वेसल्स जो है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। अगर ब्लड वेसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इसमें स्पाज्म हो जाएगा, तो डायमीटर आपका कम हो जाएगा, जितना अमाउंट ब्लड का बॉडी में जाना चाहिए उतना ब्लड यहाँ से नहीं जा पाता है, और आपका हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वैसोस्पाज्म हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वैसोडाइलेटर्स ऐसी दवाएं होती हैं जो इस ब्लड वेसल्स को क्या करेंगी, डायलेट कर देंगी, रिलैक्स कर देंगी। जो आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है, सिकुड़ गई है, ये क्या करेंगे, उसमें डायलेशन काज कर देंगी, जिसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रेट्स। ठीक है ना, नाइट्रेट्स। अगर हम नाइट्रेट कंटेनिंग मेडिसिन देते हैं जिसमें आपका नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रेट क्या करता है, अगर नाइट्रेट को लिया जाता है तो जो आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल की जो इंडोथीलियल लेयर है, ये जो आंतरिक लेयर है, इंडोथीलियल जो लेयर है, इससे जाके नाइट्रेट, ये आपका नाइट्रेट जाके बाइंड करता है। नाइट्रेट आपके इंडोथीलियल सेल से बाइंड करेगा, इंडोथीलियल सेल से बाइंड कर देता है और आपका रिलीज कर देता है यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड, NO ग्रुप, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के फ्री रेडिकल्स जैसे ही रिलीज होते हैं, ये आपके एक्टिवेट कर देते हैं गुआनिल साइक्लेज एंजाइम को। गुआनिल साइक्लेज एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये आपका गुआनिल साइक्लेज क्या करता है, GDP को साइक्लिक, ये आपका जो GDP होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CGMP, गुआनोसिन मोनोफास्फेट में। गुआनोसिन डाइफास्फेट जो होता है, गुआनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ जाती है। ब्लड में जैसे ही CGMP की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो CGMP क्या करता है, जो आपका MLCK होता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये आपका CGMP जैसे ही बढ़ता है, CGMP फिर रिएक्ट कर लेता है आपके मायोसिन लाइट चेन काइनेज के साथ, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है MLCK, M फॉर मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मायोसिन लाइट चेन काइनेज के साथ ये आपका CGMP जो है बाइंड करता है और इसका डीफास्फोराइलेशन कर देता है। इसका डीफास्फोराइलेशन कर देगा, इसका मतलब जो इसमें फास्फेट ग्रुप है उसको इससे बाहर निकाल देता है। डीफास्फोराइलेशन कर देगा। डीफास्फोराइलेशन होने से क्या होगा कि आपका मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें फास्फोराइलेटेड कंपाउंड की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि फास्फेट आयन आपका बाहर चला गया है। क्यों? क्योंकि आपका CGMP का लेवल बढ़ चुका है। तो CGMP का लेवल बढ़ता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज का डीफास्फोराइलेशन करवा देता है, जिससे फास्फोराइलेटेड कंपाउंड की डिफिशियंसी हो जाती है, और जो आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, ये ब्लड वेसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्सेशन काज हो जाता है। और रिलैक्सेशन जब काज होता है तो ये ब्लड वेसल्स जो आपकी नैरो हो गई थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, ये आपकी डायलेटेड फॉर्म में हो जाती है, फैल जाती है, जिससे आपका ज्यादा मात्रा में ब्लड बॉडी के पास पहुंचता है। तो वैसोडाइलेटर्स ऐसे एजेंट होते हैं, या नाइट्रेट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड पहुंचता रहता है। और CHF अगर बात की जाए तो CHF आपकी बॉडी का ऐसा डिसऑर्डर है, या हार्ट का जो ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो हार्ट है, जो हार्ट की मसल है, स्पेशली जो आपका ये वेंट्रिकल्स होता है, ये वेंट्रिकल्स प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं जितना इनको कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी को जितना ब्लड चाहिए होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, उतना ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे आपका नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, सेल डेथ होने लगती है, टिश्यू डेथ होने लगता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका कंजस्टिव हार्ट फेल्योर CHF रहा, उससे रिलेटेड दवाएं रही, कैसे हम
CHF को ट्रीट कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।